चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये क्लास जो साइंस स्पेशल एसपीडी की चल रही है उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मिस क्लास आते हैं। एक का सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव से उनके रिलेटेड रहते हैं। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि फिजिक्स भौतिक के जितने भी क्वेश्चन हैं 3 क्लास में मैं इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ये एसपीडी से लिया गया है और इनके बाद 3-4 क्लास आएगी ऑब्जेक्टिव की। तो आप यहाँ से देख लेते हैं तो फिजिक्स के काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन बेसिक आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इसे रिवीजन के लिए तौर पर आप सोच सकते हैं कि मैं रिवीजन क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार में याद नहीं कर सकते इतने सारे क्वेश्चन। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको तो याद भी होगा और इसे बार बार देखिएगा तो याद रह जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है इकाई समय में तय की गई दूरी। तो इकाई समय में जितनी भी दूरी तय की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो चाल बराबर दूरी बटे समय है, यानी कि जितनी टाइम लगती है और जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाती है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। तो देखिए आप लोग यहाँ 2 चीज़ कन्फ्यूजन करेंगे, एक तो दूरी और एक विस्थापन। दूरी देखिए क्या हो जाता है, मान लीजिए एक कोई जगह यहाँ है और आपको यहाँ जगह जाना है। एक तो हो जाते हैं, एक मान लो इस तरह का रास्ता हो और एक डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो इस तरह के डायरेक्ट दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। वही हो जाता है कि ये दूरी हो जाती है जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं। तो दूरी बटे समय चाल हो जाती है, लेकिन वेग की बात कर लें तो विस्थापन बटे टाइम हो जाते हैं। तो दोनों का यूनिट इकाई सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड, पर क्या चेंज हो जाते हैं? यहाँ हो जाएंगे लंबवत दूरी और यहाँ हो जाएंगे जो जितनी दूरी है तय करने में लगा। तो इस तरह से दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। आगे है, ये आप लोग जानते ही होंगे, सदिश राशियों में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है। और इसके कौन कौन से सदिश हैं, कौन कौन से अदिश राशि हैं, वो कमेंट करके आप लोग इसे बताइएगा हमें। आगे देखते हैं, चाल एक अदिश है। चाल कैसा राशि है? चाल एक अदिश राशि है, जिसमें जबकि वेग एक क्या है? सदिश राशि है। वेग में क्या होता है? सदिश है मतलब क्या? दोनों चीज़ हैं, एक तो क्या है? परिणाम भी है और एक दिशा भी है। तो इस तरह याद रखिएगा। आगे है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। मतलब किसी निश्चित दिशा में, कंडीशन क्या है? किसी निश्चित दिशा में है और स्थान का परिवर्तन, मान लीजिए ये कोई स्थान है और कोई निश्चित, मतलब हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये एक निश्चित दिशा हो गया, तो जितनी भी हम दूरी चलेंगे वो विस्थापन हमारी कहलाएंगे। वहाँ यहाँ बात कर लें सदिश राशि के कुछ जो इम्पोर्टेंट है ये याद कर लेते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, 4 डाटा हो गए। समवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ये सारों जिसमें ग लगा रहता है वो सदिश होते हैं। इस तरह याद लगे, जितने मैंने अभी राशियाँ बोली वो सब आप याद कर लीजिए, ये सदिश है। इनके अलावे जो भी होते हैं अदिश राशि होते हैं। आगे हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में जो स्थान परिवर्तन होता है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या? देखिए विस्थापन क्या होता है? शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन जितनी दूरी हम डिस्टेंस चलें तो वो कभी शून्य नहीं होगी। और विस्थापन शून्य कैसे होगी? इस एक उदाहरण से, मान लीजिए यहाँ कोई जगह है, आप इधर से चल के और सिर्फ यहाँ आ गए, तो ये तो दूरी तो आप चल गए ना, लेकिन यहाँ से आप चले थे और फिर यहीं आ गए। तो इस तरह आप कोई भी दूरी यानी कि विस्थापन कुछ विस्थापित नहीं हुए।
पर दूरी तो यहाँ तय की है, तो यही हो जाते हैं विस्थापन। तो ये विस्थापन शून्य हो गए, पर दूरी तो कुछ हमें मान लीजिए 5 मीटर चले हैं, तो ये दूरी हो जाएंगे। आगे है वेग में परिवर्तन, प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन उस पिंड का त्वरण कहलाता है। तो देखिए त्वरण, डायरेक्ट हम त्वरण याद कर लें। तो त्वरण क्या है? वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों क्या है? त्वरण और विस्थापन दोनों सदिश राशियाँ हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सारे क्या हैं? सदिश राशि हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम। तो न्यूटन के 3 लॉ थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लॉ की बात कर लें तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मान लीजिए कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा, और कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो वह अस्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो फर्स्ट लॉ में कहा रहा है कोई वस्तु है किसी जगह पे पड़ा हुआ तो वो पड़ा ही रहेगा जब तक हम उसे धक्का न दें या कोई बाहरी बल उस पर न पड़े। तो यही फर्स्ट लॉ दिया था न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ में हमें व्यंजक प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। विराम के जड़त्व, जो विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो देखिए विराम जड़त्व क्या होता है? मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अचानक गाड़ी चलेगी तो आप पीछे की ओर चले जाएंगे, तो ये है विराम जड़त्व। और वहीं गति जड़त्व की बात कर ले, मान लीजिए कोई आप गाड़ी है, आप बैठे हुए हैं और वो चल रही है, तो चल रही तो अचानक ये क्या होगी? ब्रेक मारी और रुक गई, तो आप आगे की ओर झुक गए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया गति। तो विराम और गति दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा यहाँ से। आगे है विराम के जड़त्व। तो देखिए विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है? उदाहरण है विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर धूल झड़ जाती है। पूछा जाएगा कि आपके एक कंबल है और उस पर डंडे से प्रहार किया जा रहा है तो धूलकण बाहर आती है, तो इसमें कौन सा जड़त्व काम करेगा? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें क्या विराम जड़त्व काम करते हैं। न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल की क्या होती है? परिभाषा याद हो, तो मतलब परिभाषा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा परिभाषा फर्स्ट लॉ से, वही सेकेंड लॉ से व्यंजन प्राप्त होता है। ये कन्फ्यूजन वाली सवाल है, तो या अच्छे से याद कर लीजिएगा। बल का देख लें, बल का क्या होता है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है या लाने की चेष्टा करता है, तो उसे हम लोग बल कहते हैं। यह बल की परिभाषा हो जाती है। आगे है किसी पिंड द्वारा इकाई समय में, मान लीजिए कोई भी पिंड है या वस्तु है और इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। यानी कि इकाई समय पर जितने ध्रुव पर कोण बनाते हैं उसे कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। रेडियन प्रति सेकेंड बोले तो कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा। आगे न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का, इम्पोर्टेंट, इसे कर लीजिए। पूछा जाता है कि गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन के गति के जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ को यानी कि प्रथम नियम को, गति के नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और उसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। संवेग बराबर होता है P बराबर mv। m मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, और द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु का मात्रा, और वेग v बराबर वेग हो जाता है। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग संवेग कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, संवेग बराबर P बराबर mv होता है। न्यूटन के गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है? दूसरा का गति नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समान अनुपाती होता है तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती पर होता है, उसे त्वरण की दिशा में बल की दिशा होती है। बोला जा रहा है कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा में बल की दिशा होती है। तो ये हो गया गति का सेकेंड लॉ। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक बोले तो
फोर्स बराबर एम वी, पी बराबर एम वी हो, सॉरी ये क्या होता है, फोर्स बराबर, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, आगे हैं, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय के लिए कार्य करता है तो वह बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। तो देखिए आवेग का परिभाषा क्या हो जाता है, आवेग आप लोग समझ सके हैं, पूछा जाएगा कि आवेग किसका गुणनफल है, तो बल और समय के, और वो भी कितने, क्या होता है किसी वस्तु पर कोई भी कम समय के लिए जो बल कार्यरत रहता है तो उसके बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आगे है, आगे है, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। तो बात कर ले असंतुलित बल की, तो असंतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल होता है कि जिस बल का परिणाम शून्य नहीं होता है, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होगा तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होता है, यानी कि विपरीत प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया आप लोग जानते होंगे। जो मान लीजिए आप कोई बल्ब, जो क्रिकेट की बॉल होती है, दीवार पे अगर फेंके तो वो फिर आपकी तरफ लौट आती है, तो वो क्या है, थर्ड लॉ है। तो तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन गति के तृतीय नियम कहते हैं। इससे आप लोग कुछ उदाहरण आप लोग याद कर लीजिए, जैसे अब बल को जैसे मारते हैं तो वो ज़्यादा अधिक गति से हमारी तरफ आती है, और एक होती है कि जब पानी में जब भी देखते होंगे नाव जैसे हम लोग धकेलते हैं तो वो पीछे की ओर चले जाती है, तो वो भी थर्ड लॉ का ही उदाहरण है। आगे है संवेग संरक्षण के नियम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है संवेग संरक्षण के नियम। सिद्धांत क्या कहता है, यदि कोई कण किसी समूह पर कोई बाह्यतम बल नहीं लग रहा हो तो निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि मान लीजिए कोई भी कण के किसी समूह पर कोई बाह्यतम बल नहीं लग रहा है तो वह निकाय का संतुलन संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, ये इम्पोर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों कन्फ्यूजन वाला है, तो थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं, जो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल की बात कर रहे हैं तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस बल पर वृत्ताकार केंद्र की ओर कार्य करता है। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है और आप कोई वाहन से जा रहे हैं तो ये आपको अंदर की ओर, जैसे आप लोग अंदर की ओर मोड़ते हैं तो अब धक्का कहाँ लगता है, बाहर की ओर आपको धक्का लगेगा, तो यही होता है अभिकेंद्रीय बल। और इसके उदाहरण देख ले तो क्या होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन काम करता है अभिकेंद्रीय बल पे, ठीक। आगे हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की बात करें तो प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया बल, यानी कि जो भी है अन्य वस्तु पर अगर बल लगा रहा है चलमान तो वो अपकेंद्रीय बल हो जाता है। आगे है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। जो पृथ्वी है वो सूर्य के क्या होता है, चारों ओर, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं और भी अन्य ग्रह चक्कर लगाती है, तो वो किस कारण से होती है, तो वो होती है अपकेंद्रीय बल के कारण। और दूसरा इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना, तो ये दोनों जो है एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभिकेंद्रीय बल के। वही बात कर ले कपड़े सुखाने की मशीन जो होती है और दूध से मक्खन निकालना, तो ये अपकेंद्रीय बल पर काम करती है, ये भी इम्पोर्टेंट रखिएगा, पूछा जाता है कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है वो किस बल, कौन सा बल पर कार्य करती है, तो ये अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल पे कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब आगे है बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण हम लोग किसे कहते हैं, बल आघूर्ण की बात कर लें तो बल व एक पिंड के अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल का आप लोग मात्रक जानते होंगे, बल का न्यूटन हो जाता है, आघूर्ण की बात कर लें तो न्यूटन मीटर हो जाता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिसके पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है।
किसी पिंड का भार क्या है, तो पृथ्वी जो भी गुरुत्वाकर्षण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वही उसका भार कहलाते हैं। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम कार होना कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, हम लोग धक्का दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, विस्थापित हो रही है। तो कितनी फोर्स लग रही है और कितनी विस्थापित होती है, वही हम लोग का कार होता है। आगे है कार की मापक। कार की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर अगर W बराबर कर ले वर्क तो क्या होता है, डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो कितने विस्थापित हुई और क्या है कि जो कितने हमें फोर्स लगा, तो ये दोनों का गुणनफल क्या होता है, कार की माप कहलाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो काफ़ी आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, या कार्य करने की क्षमता ऊर्जा और दर शक्ति हो जाता है। कार्य ऊर्जा की बात कर लें, मात्रक यूनिट की बात कर लें तो जूल हो जाता है, जबकि शक्ति का वाट हो जाता है। तो ये हूबहू क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया। कार्य ऊर्जा जूल हो जाता है, शक्ति का वाट हो जाता है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग से बांध, स्प्रिंग मतलब क्या है, ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल, ये तीनों जो है किसका उदाहरण है। तो मान लीजिए आप ऊंचाई पर बांध बनाते हैं, बहुत ऊंचा बांध बना रहे हैं, या स्प्रिंग है या कोई वस्तु है ऊंचाई पर स्थित वस्तु, तो ये सब क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। पूछा जाता है घड़ी में भरी हुई चाबी जो है संचित ऊर्जा जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, संचित जो भी ऊर्जा होती है घड़ी में भरी हुई चाबी तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही इसको नष्ट किया जाता है। ऊर्जा क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, उससे हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे लाइट विद्युत धारा एक ऊर्जा है और वो क्या होती है, हमें प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो क्या हो गया, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हुआ। तो यही हो जाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम। इसे भी बोले तो एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति 746 वाट होते हैं। इम्पोर्टेंट है, डाटा आप लोग याद कर लीजिए। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे प्लायन वेग कहते हैं। प्लायन वेग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी पर अगर 11 पॉइंट जो है पृथ्वी का क्या होता है, प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में आप 11.2 किलोमीटर अगर स्पीड से फेंक रहे हैं तो वो कभी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी, तो वही हो जाते हैं प्लायन वेग। ठीक, आगे है चंद्रमा पर जी का मान, पृथ्वी के जी का मान कितना होता है। मान लीजिए कोई भी पृथ्वी पर भार है 6 kg का है तो चंद्रमा पर 1 kg का हो जाता है, यानी कि चंद्रमा का 1.6 गुना पृथ्वी पर भार होती है। लेकिन वही बात कर ले, द्रव्यमान में तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ भार में चेंज होता है। आइए बात करते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के लिए जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का प्लायन वेग हो जाता है क्या, प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये यूनिट याद कर लीजिएगा, सेकेंड में होता है। अब वहीं सूर्य की बात कर लें तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड सौरमंडल के लिए प्लायन वेग, जबकि सौरमंडल से बाहर जाना है कोई वस्तु तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड से। अब वहीं चंद्रमा की बात कर लें तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सभी डाटा इम्पोर्टेंट है। भू अस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल क्या होता है, तो भू अस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे होता है और इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाता है तो 3600 मीटर पर ऊंची होती है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है तो इसके साथ साथ ही ये चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी भी 24 घंटे में चक्कर लगा लेगी और ये भी 24 घंटे में। तो भू अस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितने होते हैं, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रणन यानी पूरे सूर्य का चक्कर लगाना। आगे है
दाब का एसआई मात्रक, दाब का क्या हो जाता है, एसआई मात्रक पास्कल हो जाता है। पास्कल नहीं देके आपको न्यूटन पर वर्ग मीटर, यानी कि हाँ इस तरह के ऑप्शन में मिल जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, दाब का एसआई यूनिट, इसी को पास्कल कहते हैं, ये याद रखिएगा। वायु दाब मापी, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाना क्या कहलाता है, तो मौसम स्वच्छ रहेगा। अगर बैरोमीटर पर अचानक बढ़ जाता है, पारा जो है अचानक बढ़ जाना सूचित करता है क्या, मौसम स्वच्छ रहेगा, यानी अचानक बढ़ेगा। अगर अचानक गिर जाए तो वो क्या होगा, आंधी और तूफान का सूचक होगा। ये दोनों याद रखिएगा। आगे है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंदे गोलाकार होता है। पूछा जाता है वर्षा के बूंदे क्यों गोलाकार होते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण रहता है। वहीं सेविंग ब्रश भी होते हैं जो जल के निकलने के कारण आपस में सटे रहते हैं, तो उसमें पृष्ठ तनाव ही कार्य करती है। आगे है कैसिक्ट, कैसिक्ट की बात करें तो कैपिलरिटी की बात कर लें तो ये क्या होता है, जो किसी लालटेन के बत्ती के तेल ऊपर, यानी कि लालटेन में आप बत्ती लगाते हैं और आग लगा देते हैं तो क्या होती है, वो जलने लगती है। तो वह किस कारण होता है, कैसे कारण के कारण तेल जो होती है ऊपर तक चढ़ती है। ब्लैडिंग पेपर पर स्याही जो सोख लेती है वो भी कैसिक्ट के कारण ही होता है। आगे है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ। तो पूछा जाता है ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य, प्रकाश अनुप्रस्थ। आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं, आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, हर्ज में। इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति को हम लोग हर्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग की बात कर लें तो 332 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, हवा में। वहीं जल में होता है 1483 मीटर पर सेकेंड, लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ लिया जाता है ध्वनि का वेग। आगे है ध्वनि का वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो याद रखिएगा ध्वनि जो है इस पर दाब का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। दाब बढ़े या घटे तो ध्वनि जो वेग से चल रही उसी वेग से जलेगी। आगे है ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर करती है, तो ध्वनि जो है किस पे, तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर करती है इसकी चाल। आगे है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जा रही है ध्वनि तो क्या क्या चेंज होगा और क्या नहीं, तो आवृत्ति कभी चेंज नहीं होते, बाकी सारे चीज़ चेंज हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। आगे है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, असर्व। सर्व ध्वनि होती है जो हम लोग सुनते हैं, वो उसका रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं सर्व। और इसके बाद एक असर्व ध्वनि होगी, श्रव होती है, और प्रासर्व, यानी कि 20,000 से ऊपर की ध्वनि को प्रासर्व कहते हैं। 20,000 से ऊपर की ध्वनि क्या होती है, तो ये प्रासर्व होते हैं। ये जो होते हैं 20 से जो, ये कौन सुनते हैं, तो हम लोग इसे सुन नहीं पाते, मानव कान सुनने की इसमें क्षमता नहीं होती है। ये जो होते हैं कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये तीनों जो हैं 20,000 से अधिक के ऊपर के तरंगे को सुन सकते हैं। इसलिए भूकंप वूकंप जो भी वो होते हैं तो वो लोग पता चल जाता है उन जानवरों को। आगे है प्रासर्व तरंगों का प्रयोग। प्रासर्व तरंग का प्रयोग क्या करते हैं, समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए हम लोग प्रासर्व तरंगों का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए भी प्रासर्व तरंगे के। ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के सतह के बीच कम से कम दूरी की बात कर लें तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर क्या, तो प्रतिध्वनि, यानी कि आप एक बार बोलेंगे तो उधर से भी आवाज़ आएगी। अगर आप किसी दीवार से 17 मीटर की दूरी पर आप बोलते हैं तो टकरा कर वही ध्वनि आपको सुनाई देगी, उसी को हम लोग करते हैं क्या, प्रतिध्वनि। लोलक का आवर्तकाल बात कर लें तो ये लोलक का जो आवर्तकाल होता है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये काफ़ी बार पिछले एलपी में रिपीटेड क्वेश्चन है कि लोलक का आवर्तकाल से। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, तो आप लोग जानते हैं 1.1/10 सेकेंड तक रहता है। हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। आगे है CP - CV = R, ये क्या है, मेयर सूत्र है। मेयर सूत्र की बात कर लें CP - CV = R हो जाता है।
तो ये था, हाँ, मैंने इसे 4 क्लास में जितने फिजिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको देख के ही लगेगा ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो वन लाइनर सीरीज़ के ये 4 क्लास फिजिक्स के होंगे, उसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव क्लास आएंगे। पहले आप सब्जेक्टिव अच्छे से कर लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव इसे कीजिएगा, तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और गलत नहीं होगी। चलिए, क्लास अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि आपके लिए वीडियो लाना या बनाना काफ़ी टाइमें लगती हैं। तो एक मोटिवेशन के तौर पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले वीडियो लाऊंगा। और यार, ये तो रिवीजन की है, आप लोग को काफ़ी लोगों को ये याद भी होगा, तो आप उसे रिवीजन के तौर पर इसे देखिए और जो भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी तो वो उसे ना होने दें। और काफ़ी सारी वैकेंसी 24 और 25 में आपको देखने को मिलेगी, 23-24 में। तो आप एक सीट पक्का कर सकते हैं, चाहे बिहार की कोई भी जॉब हो या सेंट्रल की। तो सेंट्रल में आपको अभी एसएससी में काफ़ी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट है और काफ़ी आने वाली वैकेंसी भी है सीजीएल और एमटीएस की, तो उनके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। या आप एलपी टेक्नीशियन के लिए अगर एलिजिबिलिटी है तो उसके फोकस कीजिए, या बिहार के बहुत सारे दरोगा सिपाही की फॉर्म आ रही है तो उस पर फोकस करके एक सीट आप अपना पक्का कर लीजिए। चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।